नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज में मई जून के महीने के पार्ट 2 के साथ हम लोग आज हाजिर हैं। आज भाग 2 में देखते हैं चर्चा में कौन से मुख्य टॉपिक्स कवर किया है हमने। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होने वाली है हम जानेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स अवार्ड, डब्ल्यूटीओ की 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस, डब्ल्यूईएफ की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक एवं लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट पहल किसके द्वारा शुरू की गई और ये क्या है। इन मुख्य मुद्दों को आज हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से सम्मानित पहली भारतीय लेखिका नाम क्या है। दोस्तों, काफी हर्ष की बात है कि पहली बार भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अलका सरावगी, मधु काकड़िया, गीतांजलि श्री या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से सवाल, अलका सरावगी, मधु काकड़िया, गीतांजलि श्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दोस्तों, गीतांजलि श्री। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, बुकर पुरस्कार। यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है और किसी भी भारतीय भाषा की यह पहली पुस्तक है जिसे इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुस्तक का मूल नाम रेत समाधि है और यह किताब एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति के निधन के बाद गहरे अवसाद का अनुभव करती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड की शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी। यह दुनिया भर के उन उपन्यासों को मान्यता देता है जिनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो गीतांजलि श्री जी को रेत समाधि नामक बुक के लिए बुकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया। उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया। पृथ्वी 2, अग्नि 2, त्रिशूल 2 या प्रहार 2। उड़ीसा के चांदीपुर से सफल प्रशिक्षण। देखते हैं जवाब पृथ्वी 2। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको बताते चले, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड इंडिजिनस प्रोग्राम है। ये एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत डीआरडीओ के द्वारा विकसित यह पहली मिसाइल थी। इसका विकास 1983 में शुरू हुआ और यह पहली ऐसी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसका परीक्षण 1988 में श्रीहरिकोटा में किया गया था। इसकी मारक क्षमता 150 से 300 किलोमीटर तक है। शुरुआत में इसे भारतीय वायुसेना के लिए उपयोगकर्ता के रूप में विकसित किया गया था, बाद में इसे भारतीय सेना में भी शामिल किया गया। तो पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में, इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा 1983 में शुरू हुआ था। देखते हैं अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया है। इस साल आयोजित होने वाले योग दिवस का थीम क्या है। योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर पीपल या फिर योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है। सही जवाब है दोस्तों, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आइए जानते हैं योग दिवस के बारे में। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को योग दिवस मनाने की पहल की थी, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 170 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। 21 जून 2015 को पूरी दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया
जिसमें 84 देशों के लगभग 35,985 लोगों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हमारे देश के दिल्ली के राजपथ पर 21 योग आसन भी किया गया था। दुनिया इस साल 8वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। लोग बड़ी-बड़ी जगहों से इकट्ठा होते हैं और योग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह योग दिवस मनाया जाता है। इस योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। आइए जानते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना शुरू की गई है? किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब या राजस्थान? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब या राजस्थान? आइए जानते हैं सही जवाब। सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ जानकारियां। जिस तरह से दोस्तों ग्रामीण इलाकों में मनरेगा का कार्यक्रम चलाया जाता है, उसी प्रकार राजस्थान में एक पहल हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2022-23 राजस्थान के बजट में इसकी घोषणा की गई है। शहरी सीमा के भीतर रहने वाले सभी 18 से 60 वर्ष के आयु के लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला सवाल, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साल होने वाले ब्रिक्स समिट का 14th एडिशन कौन सा देश, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट? भारत, चीन, रूस या साउथ अफ्रीका? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत, चीन, रूस या साउथ अफ्रीका में से किस देश में इस बार आयोजित की जाएगी? जानते हैं सही जवाब। सही जवाब है दोस्तों चीन। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। B for Brazil, R for Rus, I for India, C for China, and then S for South Africa. Together it is known as BRICS. इसका 14वां शिखर सम्मेलन 23 जून को बीजिंग में डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाना है, जिसकी मेजबानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किया जाएगा। इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष चीन है और बीजिंग में इसकी आयोजित होने वाली है। ब्रिक्स को दोस्तों 2001 में गोल्ड सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल द्वारा शुरू किया गया था। इसकी कल्पना और इसे भावी रूप में लाया गया था, जो कि उभरती शक्तियों को इंगित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 21वीं सदी में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी। 2011 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ, जिससे ब्रिक्स की अंतिम रचना हो गई, जब एक अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश शामिल हुआ। दोस्तों पिछले साल भारत ने इसके शिखर सम्मेलन की आयोजना की थी। इस साल चीन में आयोजित हो रहा है, पिछले वर्ष यह भारत में आयोजित की गई थी। देखते हैं अगला सवाल। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किए जाने वाले यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 51, 52, 53 या फिर 54? आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है 54। इस बार के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 54 यानी कि 54। जानते हैं थोड़ा सा और। हाल ही में इस सूचकांक में भारत ने 4.2 स्कोर हासिल कर 54वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2019 के सूचकांक में भारत ने 46वां स्थान हासिल किया था। इस साल है यह 54 स्थान प्राप्त करने के बाद भी दक्षिण एशिया में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह जानना कि 54वां स्थान प्राप्त करने के बावजूद दक्षिण एशिया में भारत सबसे ऊपर है और इस सूची में प्रथम स्थान जापान ने हासिल किया है। जापान के बाद अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताएं आपको, यह एक स्विस गैर लाभकारी संस्था जिसकी स्थापना 1971 में जिनेवा में हुई थी,
जो स्विट्जरलैंड में है। इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष थे क्लॉस स्वाब। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज ऑर्गेनाइज्ड व्हेन? 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब दोस्तों 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया जाता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। इस साल आयोजित होने वाले इसका थीम रखा गया है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। 2022 का थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। बताते चलें, जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने में किया जाता है। जितनी प्रजातियां और जीवन है हमारे पृथ्वी पर, जिसमें जानवर, पशु, पक्षी सभी शामिल होते हैं, उनकी जीवन और उन्हें बचाने के लिए जो भी संरक्षण और कदम उठाए जाते हैं, इसको एक महत्वपूर्ण स्टेप की तरह जानते हुए जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। 2011-2020 की अवधि को यूएनजीए द्वारा संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था, ताकि जैव विविधता पर एक योजना का क्रियान्वयन हो सके और प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने के दृष्टि को बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन सा दशक जैव विविधता दशक के रूप में घोषित हुआ था? 2011 से 2020। जैव विविधता दिवस 1993 से शुरू हुआ। जानते हैं अगला सवाल। हाल ही में डब्ल्यूटीओ की 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। यह कहां आयोजित हुई थी? बाली, बीजिंग, जेनेवा या फिर नैरोबी? डब्ल्यूटीओ की 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस कहां समापन हुआ था, कहां आयोजित हुई थी, यह आपको बताना है। बाली, बीजिंग, जेनेवा या नैरोबी? सही जवाब है दोस्तों जेनेवा। जानते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में मार्केस संधि के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना था। मंत्री स्तरीय सम्मेलन सर्वोच्च निकाय है जो इसके निर्णय लेती है। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। डब्ल्यूटीओ को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट के स्थान पर अपनाया गया। भारत वर्ष 1947 में गैट का और डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य बना। देखते हैं अगला सवाल। कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा में कुल कितने देश भाग लेंगे? कतर में आयोजित होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल कितने देश भाग लेंगे? 32, 30, 34 या 36? फीफा वर्ल्ड कप इस बार कतर में आयोजित होने वाली है। कुल कितने देश भाग लेने वाले हैं? 32, 30, 34 या 36? सही जवाब है दोस्तों 32, 32। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। फीफा वर्ल्ड कप कुल 32 टीमें उतर रही हैं। 8 वेन्यू पर मुकाबले होंगे। 4-4 टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स प्री क्वार्टर फाइनल में जाएंगी। इससे पहले इसका आयोजन 2018 में रूस में किया गया था, जहां पर फ्रांस फीफा विश्व कप विजेता रही थी। फीफा विश्व कप एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है जो 1930 से अपनी स्थापना के बाद हर 4 साल में फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करती है। तो पिछले वर्ष इसका आयोजन रूस में हुआ था, जिसका विजेता फ्रांस रहा था 2018 में, और इस बार इसका आयोजन कतर में होने वाला है। आयोजना की जब समाप्ति होती है तब अगली बार कहां आयोजन होगा इसकी घोषणा की जाती है। तो इस वर्ष कतर में फीफा आयोजित होने वाला है, जिसमें कुल 32 देश शामिल हो रहे हैं। आज का आखिरी सवाल। वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट को किस देश ने लॉन्च किया है? पर्यावरण से जुड़े, जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक पहल
लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ को किस देश ने लॉन्च किया है, किस देश ने इसकी पहल की है? भारत, बांग्लादेश, अमेरिका या ब्रिटेन? भारत, बांग्लादेश, अमेरिका या ब्रिटेन? सही जवाब है दोस्तों, भारत। जी हाँ, हमारे भारत ने ही पहल की है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट की। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वैश्विक पहल लाइफ की स्टार्ट की और कहा कि एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और हम इसे इसलिए नुकसान न पहुंचाएं। 2021 ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुई थी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री ने लाइफ से जुड़े अपने विचार को पेश किया था। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करते वक्त पंचामृत कॉन्सेप्ट दिया, कहा कि 5 मुद्दे हमारे अभी रहेंगे, हमें 5 गोल अचीव करना होगा जो जुड़े हुए हैं जलवायु परिवर्तन से। पहला, 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी के बारे में, जो 500 गीगाबाइट तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा, 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाएगा। तीसरा, 2030 तक कुल जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन कम करेंगे। चौथा, भारत 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा और 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। बताते चले, जलवायु परिवर्तन बहुत ही प्रमुख मुद्दा है आज के दिनों में, क्योंकि सारे ही देश इस मामले को लेकर चिंतित हैं और यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आयोजित की जाती है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। आज के लिए इतनी जानकारियां थी दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। कोई भी डाउट सजेशंस हो आप कमेंट्स में पूछें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।